हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए प्रतीक अग्रवाल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक। तो आज हम रिवीजन करेंगे जिसका नाम है लीवरेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीवरेज लीवरेज होता क्या है? लीवरेज का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सेंस में अगर हम लीवरेज की बात करें तो लीवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस और पावर। इन्फ्लुएंस एंड पावर। जैसे आपने देखा होगा कि एक लीवरेज टाइप टूल होता है जो इस तरीके का होता है। यहां पर ये होता है और बीच में एक ऑब्जेक्ट होता है। बीच में एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर हम प्रेशर लगाते हैं तो यहां पर जो वजन होता है वो उठ जाता है। ठीक है ना। तो एक तरीके से दो वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल में हमने कुछ चेंज किया तो दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज है, इसी को हम कहते हैं लीवरेज। ठीक है ना। ये कैसा होता है? एक ऐसा टूल्स होता है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां से अगर हम इसको पुश करते हैं तो यहां से वजन हमारा लिफ्ट होता है। ठीक है। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका मतलब क्या है। तो लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन अनदर फाइनेंशियल वेरिएबल। ठीक है ना। यानी कि एक फाइनेंशियल वेरिएबल में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उससे अदर फाइनेंशियल वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, इसी को हम बोलते हैं लीवरेज। जैसे अगर हम सेल में चलो चेंज करते हैं तो हमारी ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा, इसी को बोला जाता है लीवरेज। लीवरेज के अंदर हम इसी चीज को एनालाइज करते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज आने पर दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज। जैसे हमने y में चेंज किया तो y में चेंज करने की वजह से x में कितना चेंज आया, यही हम लीवरेज के अंदर मेजर करते हैं। अब मेजर करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव हमें दो तरीके की रिस्क को कैलकुलेट करना, दो तरीके की रिस्क को एनालाइज करना। तो एक रिस्क है हमारी बिजनेस रिस्क, दूसरी रिस्क है हमारी फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क अगर हम समझे तो हमारे बिजनेस के अंदर बिजनेस रिस्क क्या होती है? बिजनेस का मतलब है जो ऑपरेशन से रिलेटेड हमारी रिस्क। ऑपरेशन से रिलेटेड जो हमारी रिस्क होती है वो होती है फिक्स कॉस्ट की रिस्क। भाई मैं अगर आज कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ कॉस्ट ऐसी होती है कि बिजनेस मेरा चले ना चले वो मुझे पे करनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेंट रेंट मुझे पे करना ही पड़ेगा। रेंट मुझे पे करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी कोई इनकम हो या ना हो बिजनेस से, लेकिन मेरे को रेंट पे करना ही पड़ेगा। सैलरी, ये जो खर्चे हैं ये फिक्स नेचर के हैं। यही मेरे लिए रिस्क है, चाहे मैं कमाऊं या ना कमाऊं बिजनेस से, लेकिन ये मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो ये होती है आपकी बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क हमने क्या देखा? रिस्क एसोसिएटेड विद फर्म ऑपरेशन। तो फर्म को चलाने से, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो हमारी रिस्क होती है उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया रेंट एंड सैलरी एटसेट्रा, जो हमारे फिक्स नेचर के खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं बिजनेस। तो यही हमारी वेरिएबल है। अगर हम इन वेरिएबल को चेंजेस करते हैं, इन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उनकी वजह से मेरे जो रिस्क वगैरह में है उसमें क्या चेंज आता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क ये किससे रिलेटेड होता है? यानी कि आप जो बिजनेस चला रहे हो उस बिजनेस के लिए तो फंडिंग करा है, वो फंडिंग आपने बाहर से किया है, अपनी फंडिंग नहीं यूज की है। आपने डेट के जरिए, प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए आपने पैसा कलेक्ट किया है। तो आपको जैसे कि पता ही होगा, अगर हम डेट के जरिए पैसा कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ता है? पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। और अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए पैसा कलेक्ट किया है तो हमें पे करना पड़ता है फिक्स डिविडेंड। तो ये दोनों ही हमारे लिए रिस्क है, तो ये हमें पे करना ही पड़ता है इररेस्पेक्टिव ऑफ माय प्रॉफिट, मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है? एक रिस्क हो जाता है। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ डेट इन एडिशन टू द इक्विटी फाइनेंस। जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमें पे करना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर इनकम। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इनकम स्टेटमेंट जो समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इनकम स्टेटमेंट समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो सबसे पहले हमारी आती है सेल्स। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमारा आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट।
तो हमारा आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसमें से माइनस करा जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता है ईबीटी। फिर इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, आता है हमारा ईएटी। ईएटी में से भाई प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब कहां माइनस हो रहा है? टैक्स एडजस्ट करने के बाद, टैक्स को माइनस करने के बाद तब आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ता है। यानी कौन सी वाली इनकम में से हमें पे करना पड़ रहा है? टैक्स देने के बाद वाली इनकम में। फिर इसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचता है। इसमें से हम कुछ डिविडेंड बांट देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, और बाकी जो हमारा क्या रह जाता है वो रह जाता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि वो पैसा जो हमने रोक के रख लिया है शेयर होल्डर का, अभी हमने ऐसा डिविडेंड उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जिसको हम फ्यूचर में अपने एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इनकम स्टेटमेंट के जरिए हम अपनी रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा जो इनकम स्टेटमेंट में अगर इसमें आप देखने की कोशिश करोगे तो मेरी जो ऑपरेटिंग रिस्क है ये फिक्स कॉस्ट वाली रिस्क है। मेरी ऑपरेटिंग रिस्क जो है मेरी वो फिक्स कॉस्ट वाली रिस्क, ये वाली रिस्क, ये मेरी क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब ये मेरी किससे रिलेटेड है? ये मेरी रेंट से रिलेटेड है, ये मेरी सैलरी से रिलेटेड है। मतलब ये फिक्स पेमेंट है जो मुझे पे करना ही पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए। तो यही मेरे लिए क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग रिस्क जो देखा जाए वो एक तरीके से है क्या हमारा, जो हम बिजनेस के अंदर बिजनेस को चलाने के लिए कंपलसरी पे कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क में मैंने आपको बताया था कि दो हमें देखने को मिलते हैं जनरली इसमें। एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन डेट और एक आता है आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये दोनों ही हमारे लिए क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। ये दोनों ही हमारे लिए क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। एक रिस्क हमारी टैक्स से पहले होती है और एक हमारी रिस्क टैक्स के बाद होती है। ठीक है ना? ये दोनों ही, लेकिन हमारी फिक्स पेमेंट है, आपको पेमेंट करना ही पड़ता है, इसलिए ये हमारे लिए रिस्क है। चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। लेकिन आपको एक चीज फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि प्रेफरेंस डिविडेंड की अगर हम बात करें, प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे किया जाता है वो कौन सी वाली इनकम में से पे किया जाता है? टैक्स देने के बाद वाली इनकम में से पे किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल समझिए जरा, एग्जाम्पल समझिए कि अगर मुझे 70 रुपए का अगर मेरे को डिविडेंड पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड, 30% का मेरा टैक्स रेट है। अगर मुझे 70 रुपए का डिविडेंड पे करना है और 30 रुपए का मेरे पास 30% का मेरे पास टैक्स होता है, तो मेरे को कितनी इनकम कमानी पड़ेगी जिससे कि मैं 70 रुपीज का पेमेंट कर पाऊं? तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा 1 माइनस टैक्स रेट का, तो मुझे 100 रुपीज कमाने पड़ेंगे, तब जाकर मैं 70 रुपीज का डिविडेंड का पेमेंट कर पाऊं। मैं 100 रुपीज अर्न करूंगा, उस पर 30% का टैक्स दूंगा, यानी कि ईबीटी जो होना चाहिए मेरा मिनिमम 100% होना चाहिए, उस पर मैं 30% का टैक्स दूंगा, यानी 30 रुपीज का टैक्स दूंगा। तो अब जो 70 रुपीज हमारे रह जाएंगे, तब जाके मैं डिविडेंड 70 रुपीज का पे करता हूं। तो हम जब 70 रुपीज के डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनकम की जो बात होगी वो 100, यानी कि आप अगर देखोगे तो हमारा एक्सपेंस जो वो 70 ना होकर 100 ही है, क्योंकि हमें जो इनकम कमानी पड़ेगी वो मिनिमम 100 कमानी पड़ेगी, तब जाके हम 70 रुपीज का पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्मूले की। तो 3 तरीके की रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। कंबाइंड रिस्क मतलब दोनों रिस्कों को एक साथ मिलाकर। ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर हम बात करें, तो हम ऑपरेटिंग लीवरेज जो यूज करते हैं वो ऑपरेटिंग रिस्क निकालने के लिए यूज करते हैं, यानी बिजनेस रिस्क निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि रेफर टू टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज डिसप्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। मतलब ये हमसे क्या कहता है कि अगर हम सेल्स में कुछ चेंज करते हैं तो हमारा जो ईबीआईटी में चेंज होगा वो डिसप्रोपोर्शनेटली होगा, मतलब सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मैंने सेल में 100% का चेंजेस किया है तो मेरा ईबीआईटी में 100% का चेंजेस नहीं होगा, ज्यादा का चेंजेस होगा। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि पहले मैंने मान के चलो सेल मेरी 10,000 थी, फिर मैंने इसको बढ़ा के कर दिया 20,000। पहले मेरी 10,000 की सेल थी, इसको बढ़ा के कर दिया 20,000। अगर मैंने अपनी सेल को 10,000 से 20,000 किया है तो मेरा चेंजेस कितना हुआ है?
100% का चेंजेस हुआ है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पता होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होती है। मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती है जब तक कि हम स्पेशली इसको चेंज ना करें। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 10,000 यूनिट पे 3,000 रुपए की है तो 20,000 पे कितनी होगी? अगर 10,000 की सेल पर अगर 3,000 है तो 20,000 की सेल पर 6,000 होगी, यानी कि 100% का चेंज आया। कंट्रीब्यूशन भी कितना बचेगा? 7,000 एंड 14,000। कंट्रीब्यूशन भी आप देखोगे तो कितने का चेंज आया? 100% का चेंज आया है। फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज होती नहीं है, फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहती है अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम आती है 2,000 और 9,000। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये चेंज रिप्रेजेंट कर रही है 350%, 350% को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने देखा ना, सेल में हमने कितना चेंज किया था? 100% का, बट हमारे ईबीआईटी में कितना चेंज आया? 350% का। तो इसी को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेटली, मतलब जिस प्रपोर्शन में हमने सेल को चेंज किया है उसी प्रपोर्शन में हमने अपने ईबीआईटी को चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अभी होता क्यों है? तो हमने देखा ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि सारी चीजों में प्रोपोर्शनेटली चेंज आया। आपकी सेल में भी प्रोपोर्शनेटली चेंज आया है, आपके वेरिएबल कॉस्ट में भी प्रोपोर्शनेटली चेंज आया है, आपके कंट्रीब्यूशन में भी प्रोपोर्शनेटली चेंज आया है, बट आपके फिक्स कॉस्ट में प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं आया क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी सेम होती है अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इसी वजह से जो है मेरा जो ईबीआईटी है वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा नहीं है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपका होता है, पहला तरीका अगर हम देखें तो होता है आपका 6% चेंज मेथड, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में। अगर हम परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो परसेंटेज टर्म्स में जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सेल में कुछ चेंजेस करता हूं तो मेरा ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा। तो ये इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं सेल में 10% का चेंज करता हूं तो मेरी ईबीआईटी में कितनी % का चेंज आएगा। यही तो हमारा कैलकुलेट करना होता है किसमें? ऑपरेटिंग लीवरेज में। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो हमें अपने इनकम स्टेटमेंट में पड़ोसी ढूंढना पड़ेगा। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होती है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के पड़ोसी कौन है आपको देखना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट के हमारे जो पड़ोसी हैं वो है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। ठीक है ना, तो यही दोनों आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर के बारे में। तो आपको करना क्या है? कंट्रीब्यूशन लिखना है ऊपर, ईबीआईटी लिखना है नीचे। आपको कंट्रीब्यूशन लिखना है ऊपर और ईबीआईटी लिखना है नीचे। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूले हमारे हो जाते हैं। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं फॉर्मूले। अगर हम निकालना है परसेंटेज टर्म्स में तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर हमें निकालना है एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमें पड़ोसी पकड़ने हैं। फिक्स कॉस्ट के पड़ोसी कौन से? फिक्स कॉस्ट से पहले वाला पड़ोसी कौन सा है? कंट्रीब्यूशन। बाद वाला कौन सा है? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, किसमें? ब्रेक इवन पॉइंट में और ऑपरेटिंग लीवरेज में। तो इसको रिलेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो आपको पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मेरी टोटल कॉस्ट मेरी टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है, जहां पर मेरी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है। और ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा प्रॉफिट क्या होता है? जीरो होता है। इस जगह पर हमारा प्रॉफिट जीरो होता है, ना तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही मेरे को कोई लॉस होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रिलेशन की। तो देखिए, अगर सेल्स मेरी ज्यादा है ब्रेक इवन पॉइंट से, अगर सेल मेरी ज्यादा है ब्रेक इवन पॉइंट से, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब हमारा रेवेन्यू जो है हमारी टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारी टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। इसका मतलब हम फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं, हम अपनी फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर मेरा डीओएल जो है वो 1 है। अब देखिए कैसे चेक करते हैं। मान के चलिए मेरी सेल जो है वो 100 रुपए, 30% मेरा जो है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, तो 30% मैंने वेरिएबल कॉस्ट पे कर दी। मेरा कंट्रीब्यूशन बचा 70। मैंने मान लिया कि मेरी फिक्स कॉस्ट 50 है, तो मैंने 20 का प्रॉफिट कमाया। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर
मेरी सेल ईबीआईटी से ज्यादा है तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, और अगर बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। तो 20 रुपए का मैंने ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने अर्न किया। यानी कि अगर आप ड्यूएल कैलकुलेट करोगे, ड्यूएल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा 70 है, ईबीआईटी मेरा 20 है। कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा 70 है, ईबीआईटी मेरा 20 है, तो मेरा आंसर आएगा 3.5 जो ग्रेटर देन 1 है। तो पहला रिलेशन हमें समझ में आया कि अगर मेरी सेल जो है मेरी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल से ज्यादा है तो इसका मतलब मेरा ड्यूएल ग्रेटर देन 1 आएगा। दूसरा, अगर मेरी सेल ब्रेक इवन सेल के बराबर है तो मेरा ड्यूएल इनफाइनाइट आएगा। कैसे समझते हैं, अगर मान के चलिए मेरी सेल 100 है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मेरा 30 है, कंट्रीब्यूशन मेरा 70 आएगा, फिक्स कॉस्ट भी मेरी 70 है, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब आपकी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, 0। अगर मेरा प्रॉफिट 0 आएगा और मैं इसे फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 70 का है, ईबीआईटी मेरा 0 का है, तो जब 0 नीचे होता है तो मेरा जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तीसरा रिलेशन, अगर मेरा सेल जो है ब्रेक इवन पॉइंट से कम है, सेल का ब्रेक इवन पॉइंट से कम होने का मतलब क्या है कि मैं लॉस में हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा अगर बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर कम है तो लॉस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लॉस, सेल मान के चलो मेरी 100 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी 30 है, कंट्रीब्यूशन मेरा क्या आएगा 70, कंट्रीब्यूशन मेरा क्या आएगा 70, 80 मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो मेरे को 10 रुपए का लॉस। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में, हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में। तो हमने 3 रिलेशन देखी। पहली रिलेशन क्या है कि अगर मेरा सेल जो है वो ईबीआईटी से ज्यादा है तो मेरा जो ड्यूएल आने वाला है वो ग्रेटर देन 1 आने वाला है। अगर ये दोनों बराबर है तो मेरा जो ड्यूएल आने वाला है वो इनफाइनाइट आने वाला है, और अगर ये लेस देन तो मेरा आंसर जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। चलिए आगे बढ़े, फिर इतना आपको समझ में आया। फिर इसके बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमओएस और ऑपरेटिंग लीवरेज, एमओएस एंड ऑपरेटिग लीवरेज। तो एमओएस क्या होता है, एमओएस होता है ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर वाली सेल, यानी कि मान के चलो मेरी सेल 10,000 यूनिट्स है, 6,000 यूनिट्स तक मेरा जो है ब्रेक इवन पॉइंट रिकवर हो जाता है, तो उससे ऊपर की जो सेल होगी यानी 4,000 यूनिट जो होगी, ऊपर की जो सेल होगी 4,000 यूनिट्स की जो सेल होगी, उसको हम क्या लेके चलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो लिखा हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल एंड द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि अगर आप टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट की सेल माइनस कर दोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आपको टोटल सेल में से माइनस करना है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अगर आप टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स माइनस कर दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एमओएस। ठीक है, एमओएस को अगर परसेंटेज में निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई 100, तो हमारा एमओएस परसेंटेज। सिंपल सी बात है ना, जैसे मैंने कहा कि 10,000 यूनिट्स की मेरी टोटल सेल है, 6,000 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो 60% मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, 4,000 यूनिट जो है मेरी एमओएस है, तो 4,000 यूनिट्स क्या बन गया मेरा, यानी 40% मेरा बन गया एमओएस का परसेंटेज। अगर हम देखें तो ये इनवर्सली रिलेटेड होता है किससे, ऑपरेटिंग लीवरेज से। ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब फिक्स कॉस्ट। देखिए सिंपल सी बात है, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट भी मेरा मुझे सेल करनी पड़ेगी, तभी मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाऊंगा। अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा तो मेरा एमओएस वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बात करी 6,000 यूनिट्स की, अगर मान के चलो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट रिकवर हो रहा है वो 8,000 यूनिट्स में रिकवर हो रहा है, अगर 8,000 यूनिट्स से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रिकवर होगा तो 2,000 मेरा क्या रह जाएगा, एमओएस। तो जितना बड़ा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स का प्रोपोर्शन होगा उतना ही छोटा मेरा एमओएस का प्रोपोर्शन। तो कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग लीवरेज अगर ज्यादा है, मतलब फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने पर मेरा जो ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा आएगा। मेरी जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है तो लीवरेज ज्यादा आता है, लीवरेज ज्यादा आता है तो उसका मतलब मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा आता है तो उसका मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर ब्रेक इवन, अगर मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा है तो मेरा एमओएस कम होगा। ठीक है ना, और अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कम है तो मेरा एमओएस ज्यादा होगा।
तो इनवर्स रिलेटेड होता है तो उसको हम उल्टा लिख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है DOL का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, तो यहाँ पर हम उसे अपोजिट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा EBIT, नीचे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय DOL, 1 डिवाइड बाय DOL। तो ये हमने समझा कि ऑपरेटिंग लीवरेज में हमने इसकी डेफिनेशन समझी, उसके फॉर्मूले समझे, गिवन पॉइंट के साथ उसका रिलेशन समझा और एमओएस के साथ उसका रिलेशन हमने यहाँ पर समझा। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल लीवरेज की। फाइनेंशियल लीवरेज यूज होता है फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। समझते क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज इज अ यूज ऑफ डेट विद फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। मतलब डेट बढ़ाने से हम अपनी अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकते हैं। सही बोला जाता है कि डेट लेना अच्छा होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने मान के चलिए आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन ये 100 रुपए का जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो कहीं ना कहीं आपकी किसी दूसरी 100 रुपए की इनकम को कम करेगा। इनकम कम करेगा तो उसका मतलब आप पर उसका टैक्स बचेगा। मान के चलो 50% का टैक्स है, तो 100 रुपए पर आपका 50 रुपए का टैक्स बचेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो नेट आउटफ्लो कितना हुआ? 100 रुपए आपने जो है इंटरेस्ट पे करना है, 50 रुपए आपके टैक्स के बच गए, तो नेट आउटफ्लो आपका होगा 50। तो मतलब आपका रेट हाफ हो गया जस्ट। तो इसलिए हमें अपने लीवरेज, अपने स्ट्रक्चर में डेट को भी इंक्लूड करना होता है। तो इसलिए कहीं कहीं फाइनेंशियल रिस्क भी हमारी इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसकी समस्या को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, इन परसेंटेज टर्म्स और इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अगर हम परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। मतलब EBIT में अगर 10% का चेंज आएगा तो मेरे EPS में कितना चेंज आएगा, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालना है तो हमें अपने फाइनेंशियल लीवरेज के पड़ोसी ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियो बन सकते हैं, क्या हमारी क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है या नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT। अब ये EBIT डिवाइड बाय EBT मतलब इंटरेस्ट के पड़ोसी। इंटरेस्ट के पड़ोसी अगर आप चेक करके देखोगे इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में इसके पड़ोसी चेक करोगे तो इंटरेस्ट हमारा ये है, इंटरेस्ट ऑन डेट। पड़ोसी है वो है ऑपरेटिंग इनकम और अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी EBIT और EBT। EBIT हम ऊपर लेंगे और EBT हम नीचे लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला ड्रॉ हो जाएगा EBIT डिवाइड बाय EBT। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी अगर है तो यहां पर हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी लेके चलना पड़ेगा। तो EBT में से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर 70 रुपीज का डिविडेंड है तो आपको 70 रुपीज लेके नहीं चलना है, आपको 100 रुपीज लेके चलना है, क्योंकि आपको ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है वो दिया जाता है आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में से, लेकिन मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर वाला चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्मूला बनेगा EBIT डिवाइड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहां पर हमारा ये वाला फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होता है तो होगा। अब बात करते हैं, अगर मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट इक्वल टू 0 है, मतलब मेरे पास है ही नहीं, रिस्क ही नहीं है मेरे पास, फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे ही नहीं करता, मैं डिविडेंड पे ही नहीं करता, तो उस केस में मेरा जो DFL आने वाला है वो 1 आना है। जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज में भी सेम चीज है, अगर वहां पर मेरी फिक्स कॉस्ट अगर नहीं है तो मेरा जो OL आने वाला है, DOL आने वाला है, वो भी 1 ही आने वाला है। तो जैसे समझ के देखते हैं कि सेल्स मेरी 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, कंट्रीब्यूशन 70 है, फिक्स कॉस्ट मान के चलिए 50 है, तो मेरा EBIT 20 आया, इंटरेस्ट मेरी 0 है तो EBT 20 आया, तो EBIT डिवाइड बाय EBT करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। अब बात करते हैं कि अगर मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मेरे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, मतलब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड से ज्यादा है, तो देखिए समझते हैं क्या होगा। सेल्स मेरी 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, कंट्रीब्यूशन 70 है, फिक्स कॉस्ट 50 है, EBIT 20 है, इंटरेस्ट 10 है, तो EBT कितना बचा 10। फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या होगा 20 डिवाइड बाय 10, तो मेरा आंसर आएगा 2। यानी कि मेरा जो DFL आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा अगर मेरा जो EBIT है वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है। फिर इसके बाद है इफ EBIT इज इक्वल टू फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, यानी दोनों बराबर है। अगर मेरा EBIT मेरे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से के बराबर है
तो मेरा जो DFL आने वाला है वो इनफाइनाइट आने वाला है। चेक करते हैं कैसे। कि सेल्स मेरी 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, कंट्रीब्यूशन 70 है, फिक्स कॉस्ट 50 है, EBIT 20 है, इंटरेस्ट भी मेरा 20 है, तो EBT 0 हो गया। फॉर्मूले पुट करोगे तो EBT नीचे 0 आएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मेरा EBIT जो है वो लेस है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से, तो मेरा जो DFL आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। ये समझते हैं? ठीक है, तो 100 की सेल है, 30 की वेरिएबल कॉस्ट है, 70 का कंट्रीब्यूशन, इसमें से हमने 50 की फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो 20 का EBIT आया, इंटरेस्ट मेरी 30 है तो मेरा EBT माइनस का 10 आया, 20 डिवाइड माइनस 10 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की, तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज लिखा है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की बात करते हैं। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट को बताता है कि सेल्स में अगर मेरा चेंज आता है कुछ, तो EPS में कितना चेंज आएगा, मतलब ओवरऑल रिस्क को कैलकुलेट करके बताता है। तो इसको भी हम 2 टर्म्स में निकाल सकते हैं, परसेंटेज टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे तो सेल्स में चेंज आने पर EPS में कितना चेंज आएगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, मतलब टोटल रिस्क के आपको प्रोसीड होंगे। तो सबसे पहले था कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे लास्ट में था हमारा EBT, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBT। लेकिन अगर हमने देखा था कि अगर हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट हो जाता है। और दूसरा एक फॉर्मूला भी है, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, DOL DFL को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। थैंक यू।